ऊर्जा वो सुनहरा धागा है जो आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और उस ग्रह से जुड़ता है जिस पर हम सभी रहते हैं। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के विचारों से प्रेरित हैं और आज की हमारी वार्ता के लिए एकदम सही शुरुआत है। बिल्कुल, ऊर्जा के बिना आज कुछ भी संभव नहीं लगता। हाँ, और देखिए भारत का डेटा सेंटर उद्योग कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना? खासकर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की लहर आई है। हाँ, एआई के साथ तो जैसे विस्फोट ही हो गया है डेटा सेंटर्स का। सही कहा। लेकिन इन आधुनिक सेंटरों की जो ऊर्जा की प्यास है वो जबरदस्त है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए कह रही है कि 2026 तक दुनिया भर में डेटा सेंटरों की बिजली खपत दोगुनी हो सकती है। दोगुनी? ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, अब सोचिए उन कंपनियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है जिनका लक्ष्य है 2030 तक नेट जीरो या कार्बन नकारात्मक बनना। बिल्कुल, ये उनके क्लाइमेट लक्ष्यों के साथ सीधे टकराव में आ जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या परमाणु ऊर्जा और उसमें भी ये जो नए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर हैं एसएमआरस, क्या ये भारत के इन ऊर्जा गहन डेटा सेंटरों को चलाने का एक टिकाऊ समाधान बन सकते हैं? ये सवाल बहुत मौजू है आजकल। हाँ, और केंद्र सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। जरूर। और श्रोताओं को बता दें कि हमारी ये पूरी चर्चा द इंडियन एक्सप्रेस में छपी विस्तृत जानकारी पर आधारित है। उसमें इस उभरते हुए और कह सकते हैं जटिल विषय के कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। हाँ बिल्कुल, और ये विषय इसलिए इतना अहम हो जाता है क्योंकि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी तकनीकी दौड़, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं और हाँ, जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो प्रतिबद्धताएं हैं, उन सब के बिल्कुल केंद्र में है। सही। हमें ये समझना ही होगा कि भारत अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए क्या रणनीति अपना रहा है। सही। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष रूप से प्रासंगिक है जी। इसमें देखिए विज्ञान तकनीक है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, सरकारी नीतियां हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जैसा हमने कहा, ये डेटा सेंटर्स खासकर एआई वाले बिजली के भूखे हैं। हाँ। आईईए का वो दोगुना होने वाला अनुमान वो वाकई चिंता जगाता है। हाँ, जरूर जगाता है। और हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां जो एआई में सबसे आगे हैं, वो क्या कर रही हैं, वो पहले से ही अपने डेटा सेंटर्स को बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदने के समझौते कर रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है वहाँ। जी। और यहाँ सिर्फ ऊर्जा की मात्रा मतलब स्केल का ही सवाल नहीं, लागत का पहलू भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, लागत कैसे? देखिए, ये जानना दिलचस्प है कि एक डेटा सेंटर बनाने में जो कुल पूंजी लगती है, मतलब कैपेक्स, उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, जैसे जनरेटर्स हैं, यूपीएस हैं, कूलिंग सिस्टम्स का पावर पार्ट। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और बात जब चलाने के खर्च की आती है, ओपेक्स की, तो करीब 65% बिल सिर्फ बिजली का होता है। बाप रे, 65% सिर्फ बिजली पर? हाँ, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिजली सिर्फ एक लागत नहीं है, बल्कि डेटा सेंटरों के लिए एक बड़ी रणनीतिक निर्भरता है। और अगर सप्लाई स्थिर ना हो या महंगी हो जाए तो ये एक बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। समझ गया। भारत के संदर्भ में देखें तो 1 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने में ही 60 से 70 करोड़ रुपए का खर्चा जाता है। अच्छा, 60-70 करोड़ सिर्फ 1 मेगावाट के लिए? हाँ, और फिलहाल भारत का डेटा सेंटर बाजार करीब $10 बिलियन का है। पिछले वित्त वर्ष FY24 में इसने लगभग $1.2 बिलियन का राजस्व कमाया। और अनुमान यह है कि 2027 तक करीब 795 मेगावाट नई क्षमता और जुड़ेगी। इससे कुल क्षमता पहुंच जाएगी 1.8 गीगावाट। 1.8 गीगावाट मतलब 1800 मेगावाट। ये तो बहुत ही ज्यादा बिजली हुई, कई छोटे शहरों की कुल जरूरत के बराबर शायद। बिल्कुल, ये विशाल ऊर्जा मांग है। अब तक तो कंपनियां ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर है, विंड पावर है, उस पर जोर देती आई हैं। ये साफ सुथरी ऊर्जा के अच्छे स्रोत तो हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत वही कि ये लगातार नहीं चलते। हाँ, वही रुक रुक कर चलते हैं। सूरज 24 घंटे नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, और बड़े पैमाने पर बिजली स्टोर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी या तो उतनी विकसित नहीं है या फिर बहुत महंगी है। सही कहा, बैटरी स्टोरेज अभी भी एक चुनौती है स्केल पर। तो यहीं पर फिर परमाणु ऊर्जा एक स्थिर 24/7 चलने वाले विकल्प के तौर पर ध्यान खींचती है, एक बेस लोड पावर सोर्स के रूप में। और अब खबर ये आ रही है कि भारत सरकार भी इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है।
खासतौर पर ये जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, SMRS, इनके जरिए। हाँ, इस पर काफी चर्चा है आजकल। IT मंत्रालय ने इंडस्ट्री को ऐसे संकेत भी दिए हैं कि लंबी अवधि की भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली के लिए SMRS को उनके एनर्जी मिक्स का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये SMRS आखिर हैं क्या चीज, मतलब क्या खास है इनमें? हाँ, बताइए जरा। देखिए, SMRS मूल रूप से छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर होते हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता आमतौर पर यूनिट 30 मेगावाट इलेक्ट्रिक, मतलब वो असल बिजली जो ग्रिड को जाती है, से लेकर 300 MV तक होती है। अच्छा, 30 से 300 MV। हाँ। तो ये पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों से काफी छोटे हुए, है ना? हाँ, वो तो अक्सर 1000 MV या उससे भी ज्यादा के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उनसे काफी छोटे होते हैं। लेकिन इन्हें भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, खासकर AI और डेटा सेंटरों के संदर्भ में? क्या सिर्फ आकार का ही फर्क है या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, सिर्फ आकार की बात नहीं है। माना ये जा रहा है कि SMRs परमाणु ऊर्जा को भविष्य में ज्यादा व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। इनकी कुछ खासियतें हैं। जैसे कि? एक तो इन्हें फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है। इससे निर्माण का समय और लागत दोनों कम हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, मॉड्यूलर अप्रोच। हाँ, मॉड्यूलर। दूसरा, छोटे आकार के कारण इन्हें ग्रिड से दूर सीधे जरूरत वाली जगह के पास लगाना संभव हो सकता है, जैसे कि कोई बड़ा औद्योगिक पार्क हो या फिर डेटा सेंटर का क्लस्टर हो। ये तो बड़ा फायदा है। ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फायदा, जैसा हमने पहले कहा, ये बिना कार्बन उत्सर्जन के लगातार 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो अस्थिरता है, उसका एक बढ़िया तोड़ है। हाँ, ये बहुत अहम है। और AI और डेटा सेंटरों को जिस तरह की निर्बाध, मतलब बिना रुके भरोसेमंद बिजली चाहिए, उसके लिए तो ये एक बहुत ही आकर्षक विकल्प हो सकता है। तो क्या दुनिया में कहीं ये SMRs अभी काम भी कर रहे हैं, या ये सब अभी सिर्फ कागजों पर या डिजाइन स्टेज में ही है? नहीं, ये अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। 2 परियोजनाएं तो परिचालन के चरण तक पहुंच चुकी हैं। अच्छा, कहाँ पर? एक तो रूस में है। अकादमिक लोमोनोसोव नाम का एक तैरता हुआ परमाणु बिजली घर है। इसमें 35 MWE के 2 मॉड्यूल हैं और ये मई 2020 से कमर्शियल ऑपरेशन में है, मतलब बिजली बेच रहा है। तैरता हुआ? ये तो बड़ा अनोखा है। हाँ, ये शिप पर बना है। और दूसरा चीन में है। HTRPM नाम का एक प्रदर्शन प्रोजेक्ट। ये दिसंबर 2021 में ग्रिड से जुड़ गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 से इसने भी वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। तो मतलब टेक्नोलॉजी जमीन पर उतर रही है, धीरे धीरे ही सही। हाँ, बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है। तो दुनिया तो आगे बढ़ रही है इस दिशा में, और लगता है भारत सिर्फ इन रिएक्टरों का ग्राहक नहीं बनना चाहता। ऐसा लग रहा है कि भारत खुद इनके निर्माण की खेल में उतरना चाहता है। आपने बिल्कुल सही समझा। भारत की महत्वाकांक्षा यहाँ दोहरी है। दोहरी कैसे? पहला तो जाहिर है अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे पेरिस समझौते के तहत, उनको निभाना। हाँ, वो तो है ही। लेकिन दूसरा पहलू जो शायद उतना ही अहम है, वो ये है कि भारत SMRs की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है, मतलब डिजाइन से लेकर पुर्जे बनाने और असेंबल करने तक। अच्छा, खुद बनाना चाहता है भारत इन्हें? हाँ, और इसे एक तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित विदेश नीति, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी के हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। यार, मतलब ये कि सोचिए, अगर भारत SMRs बनाने में महारत हासिल कर लेता है, तो वो सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे विकासशील देशों को ये तकनीक निर्यात भी कर सकता है। ये भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। ये तो वाकई एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। लेकिन क्या भारत का मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचा इसके लिए तैयार है? क्या इसमें कुछ बाधाएं नहीं है? मुझे कुछ याद आ रहा है लायबिलिटी कानून को लेकर। हाँ, आप सही जगह पहुंचे। यहीं पर कुछ बड़ी चुनौतियां और पेचीदगियां सामने आती हैं। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मौजूदा कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर या तो काम चल रहा है या फिर उनकी जरूरत महसूस की जा रही है। कौन से बदलाव? सबसे पहला और शायद सबसे जटिल मुद्दा भारत के परमाणु दायित्व कानून से जुड़ा है। वो जो 2010 का कानून है, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसके कुछ प्रावधानों में ढील देने की बात चल रही है।
हाँ, ये कानून तो परमाणु दुर्घटना होने पर मुआवजे के लिए बनाया गया था, है ना, पीड़ितों के लिए। तो इसमें ऐसा क्या है जो बाधा बन रहा है? आपने सही पकड़ा। ये कानून मुख्य रूप से पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन इसमें खास प्रावधान है जिसे राइट ऑफ रिकोर्स या प्रतिसरण का अधिकार कहते हैं। ये धारा 17B में है। राइट ऑफ रिकोर्स, इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो इस प्रावधान के तहत ऑपरेटर यानी प्लांट चलाने वाली कंपनी, जो भारत में सरकारी NPCIL है, हर्जाने की कुछ रकम उन कंपनियों से वसूल सकती है जिन्होंने रिएक्टर के उपकरण सप्लाई किए थे। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर ये साबित हो जाए कि दुर्घटना सप्लाई किए गए उपकरण में किसी खराबी की वजह से हुई थी। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो सप्लायर की जवाबदेही तय करता है। अगर खराब माल दिया तो भरपाई करो। सैद्धांतिक रूप से ये बात सही लगती है, लेकिन अमेरिका की वेस्टिंगहाउस और फ्रांस की फ्रैमेटोम जैसी जो बड़ी विदेशी न्यूक्लियर कंपनियां हैं, जो भारत में बड़े रिएक्टर बनाने की इच्छुक रही हैं, हाँ, उनकी बात तो कई सालों से चल रही है। वो इसे एक बहुत बड़ी रुकावट मानती हैं। उनका तर्क है कि ये प्रावधान उन्हें एक ऐसे असीमित और अप्रत्याशित वित्तीय जोखिम में डालता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और ऐसा जोखिम दुनिया के किसी और देश में सप्लायर पर नहीं डाला जाता। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जैसे वियना कन्वेंशन, उनके तहत परमाणु दुर्घटना की देनदारी मुख्य रूप से ऑपरेटर की होनी चाहिए, सप्लायर की नहीं, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। इस राइट ऑफ रिकोर्स वाले प्रावधान के कारण भारत में विदेशी निवेश और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में हिचकिचाहट रही है। तो ये SMRs के लिए भी एक मुद्दा है? हाँ, बिल्कुल है। SMRs के लिए भी ये मुद्दा उतना ही अहम है, खासकर अगर भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर या उनकी टेक्नोलॉजी से इन्हें बनाना चाहता है। कोई भी सप्लायर ऐसे अनिश्चित देनदारी जोखिम के साथ शायद ही आगे बढ़ना चाहेगा। समझ गया। ये तो वाकई एक नाजुक संतुलन का मामला है। एक तरफ हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए, और दूसरी तरफ हमारा अपना कानून ही उसे लाने में मुश्किल पैदा कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी पहेली है जिसे सुलझाना होगा। और क्या, कोई और बड़ा नीतिगत बदलाव भी है जिस पर विचार हो रहा है? हाँ, दूसरा बड़ा बदलाव जिस पर चर्चा चल रही है वो है निजी क्षेत्र को, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाने की अनुमति देना। प्राइवेट कंपनियों को? जी। अभी तो सिर्फ सरकारी कंपनी चलाती है ना, NPCIL। हाँ, बिल्कुल। फिलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन पूरी तरह से सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के ही हाथ में है। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, वो अभी निजी कंपनियों को परमाणु बिजली घर बनाने और चलाने से रोकता है। तो अगर इसमें बदलाव होता है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या टाटा या रिलायंस जैसी कंपनियां अपने न्यूक्लियर प्लांट लगा सकेंगी? देखिए, इस पर अभी पूरी स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि शुरुआत में शायद निजी कंपनियों को, और इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं, आने वाली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी, मतलब माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक लेने की अनुमति दी जा सकती है। अच्छा, पूरी तरह से नहीं, पर हिस्सेदारी ले सकेंगे? हाँ, शायद शुरुआत ऐसी हो। ये भारत के परमाणु ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये दशकों पुरानी नीति से एक बड़ा बदलाव होगा। इसका मकसद क्या हो सकता है? ज्यादा पैसा लाना? हाँ, लगता तो यही है। इसका मकसद शायद इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश लाना हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आसान बनाना हो, और थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाना हो। तो ये तो बड़े बदलाव हैं, दायित्व कानून में ढील और निजी क्षेत्र की एंट्री। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या सरकार के भीतर ही इस बात पर कोई बहस नहीं चल रही है कि डेटा सेंटर जैसे सेक्टर को इतना बढ़ावा देना भी चाहिए या नहीं? आखिर ये बिजली तो बहुत ज्यादा खाते हैं और शायद उतने रोजगार पैदा नहीं करते जितनी पूंजी इनमें लगती है। मतलब ये कितने फायदेमंद है ओवरऑल? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और जो जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के लेख में है उसके मुताबिक सरकार के भीतर इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, तो अंदर भी बहस है इस पर? हाँ, देखिए, एक तरफ तो डेटा सेंटर डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है, AI जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, डिजिटल इंडिया के लिए जरूरी है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इनकी ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है, मतलब हाई एनर्जी इंटेंसिटी है, और इनमें लगने वाली भारी पूंजी की तुलना में प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शायद उतना ज्यादा नहीं है, मतलब लो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिवनेस है। तो दुविधा है। बिल्कुल। तो नीति निर्माताओं के सामने ये दुविधा है
कि क्या ऐसे सेक्टर को खास रियायतें या प्रोत्साहन देना सही है, या उस ऊर्जा और पूंजी का इस्तेमाल कहीं और, शायद ऐसे सेक्टर में जहां ज्यादा रोजगार पैदा होते हों, ज्यादा प्रभावी ढंग से हो सकता है। ये एक बड़ा नीतिगत प्रश्न है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एसएमआर्स का भविष्य क्या दिखता है भारत में? देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एसएमआर्स भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साफ सुथरी भरोसेमंद बिजली का एक वाकई आकर्षक समाधान पेश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भारत की नेट जीरो महत्वाकांक्षाओं में भी मददगार हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं। परमाणु दायित्व कानून की जटिलताएं हैं, निजी क्षेत्र को कैसे और कितना शामिल किया जाए, इससे जुड़े सवाल हैं। एसएमआर्स की वास्तविक लागत क्या होगी, उनकी सुरक्षा के मानक क्या होंगे, ये सब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और फिर वो बड़ा नीतिगत सवाल भी है कि ऊर्जा गहनता बनाम रोजगार सृजन वाले उद्योगों को कैसे संतुलित किया जाए। तो नीति निर्माताओं को इन सब पर बहुत सोच समझकर एक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल। और यहाँ हम एक बार फिर साफ कर दें कि हम सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस में प्रस्तुत जानकारी और अलग-अलग दृष्टिकोणों का विश्लेषण कर रहे हैं। किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। सही कहा। हमारा काम जानकारी को समझना और समझाना है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन पड़ताल में हमने देखा कि कैसे भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर उद्योग की विशाल ऊर्जा मांग ने परमाणु ऊर्जा और खासकर एसएमआर्स को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हमने समझा कि ये एसएमआर्स आखिर हैं क्या, भारत की इस क्षेत्र में क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, न सिर्फ इस्तेमाल करने की बल्कि बनाने की भी। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग वाला पहलू अहम है। और हमने परमाणु दायित्व कानून और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे मुद्दों पर जो चुनौतियां और बहस चल रही है उस पर भी बात की। हाँ, वो दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आगे देखते हुए एक बड़ा सवाल ये उभरता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल है? कि भविष्य के ऊर्जा गहन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली देने और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारत को किन रणनीतिक विकल्पों को प्राथमिकता देनी होगी। ये वाकई सोचने वाला सवाल है, क्योंकि सिर्फ एसएमआर्स ही नहीं, पारंपरिक बड़े रिएक्टर भी हैं और रिन्यूएबल्स भी हैं। सही। तो ये फैसला लेते समय परंपरागत बड़े रिएक्टरों और एसएमआर्स जैसी नई तकनीकों दोनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। और इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि सुरक्षा, लागत प्रभावशीलता, परमाणु कचरे का प्रबंधन और शायद सबसे महत्वपूर्ण जनता की स्वीकृति, इन सब पहलुओं को भी शामिल करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आप सबके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। उम्मीद तो यही है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और साथ ही देश की ऊर्जा और तकनीकी भविष्य में रुचि रखने वाले किसी भी नागरिक के लिए ये जानना जरूरी है। हाँ, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई और पहलू है जिस पर आप चर्चा चाहते हैं या कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हाँ, आपके सवाल और सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।